हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, ठीक है। उस समय पे तो उस समय पे भाई कमेटी में चुनाव हुए, तो उस समय पे टोटल 16 कमेटी थी, ठीक। उन 16 कमेटियों में से 13 कमेटीज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे मोहर लगा दी कि प्रधानमंत्री बनेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। एक कमेटी कोई राजेंद्र प्रसाद को बोले, कोई किसी को बोले, किसी को, ऐसे करके मतलब मामला हुआ, लेकिन मतलब जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी भी कमेटी में नहीं आया। अब कंडीशन क्या होगी भाई, प्रधानमंत्री की बात हो गई और कमेटियों ने अपनी अपनी मोहर भी लगा दी। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये हुआ कि जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं थे। वो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू को बनाना चाहते थे, और उनका मामला भी एकदम क्लियर था कि मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जवाहर ही बनेगा, ऐसा मतलब मामला है, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी की नज़रों में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वैश्विक लीडर नहीं बन सकते थे, उन्हें एक अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, गुड लुकिंग नहीं है, या मतलब वो जो भी हैं उनके पैमाने पे मतलब खरे नहीं उतर रहे होंगे, और उनका मामला ऐसा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू मतलब इन सभी पैमानों पर मतलब खरे उतरेंगे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तरीके से इस चीज़ के लिए मतलब फोर्स किया गया कि तुम अपना नाम वापस ले लो। समझ में आ रहा है। मान लो सिंपल सा कि तुम गांव में मतलब सरपंच में खड़े हो रहे हो और तुम्हें पता है कि जनता तुम्हारे साथ ही है, लेकिन अगर तुम फॉर्म ही नहीं भरोगे तो फिर क्या मतलब हो जाएगा, नहीं समझ में आए। अगर तुमने अपना नाम वापस ले लिया और फिर तो डायरेक्ट मतलब हो ही गया, तुम निर्विरोध दे रहे हो किसी वही वाली कंडीशन वाला मामला। तो जवाहरलाल नेहरू को ऐसे करके मतलब क्या मिला, प्रधानमंत्री का मतलब पद मिला। तो ये जरूर अच्छे से याद रख लेना कि भाई जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, इस वजह से उनको कौन सा पद मिला था, प्रधानमंत्री का पद मिला। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब डिस्कस करते रहते हैं, नहीं ये गलत हुआ, एक तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते तो ऐसा होता, ये होता, वो होता। देखो सबकी अपनी अपनी मतलब कमियां होती हैं और सबकी अपनी अपनी खूबियां होती हैं, तो इतना ज़्यादा उछलना नहीं होता है ये वाली कंडीशन के, अरे जवाहरलाल नेहरू बना रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू की अपनी खूबियाँ थी, है ना, और पटेल साहब की अपनी अपनी खूबियाँ थी, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया तुम्हें ये सिस्टम। अगला है कैबिनेट मिशन कौन सी संसद का हिस्सा था। तो तुम्हें पता हुआ है कि जो संविधान सभा की सरकारी सिफारिश क्यों बोल रहे हैं, उस समय पे सरकार मतलब कौन, ब्रिटेन की संसद। तो ब्रिटेन की संसद ने 3 अपने मंत्रियों को भेजा था। वो 3 मंत्री कौन कौन थे, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, याद है तुम्हें। तो ये तीनों के तीनों लोग मतलब भारत में आए थे, और इन तीनों के तीनों लोगों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ओर से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय पे क्लीमेंट एटली, कौन थे, क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली मंत्रिमंडल के 3 सदस्य एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट मिशन के रूप में मतलब भारत में आए, और इनकी सिफारिश पे संविधान सभा का गठन हुआ था। किसका, संविधान सभा का। और जो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, उस संविधान सभा में उस समय पे 389 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में जाके 299 रह गए। कितने, 299 रह गए। और अगर कोई पूछ ले कि मतलब जो संविधान सभा का अंतिम रूप दिया गया तो उसमें सिग्नेचर कितने लोगों के हुए, तो 284 लोगों, कितने लोगों के, 284 लोगों के उन पर सिग्नेचर हुए थे। तो ऐसे करके ये संविधान सभा के टोटल सदस्य थे। ये बाद में पाकिस्तान से बंटवारा हो गया, उसके बाद बच गए, और ये सिग्नेचर करने वाले का मामला हुआ। अगर कोई पूछ ले कि सबसे पहले सिग्नेचर किसके हुए, तो भाई बोल देना राजेंद्र प्रसाद के, क्योंकि वो उसके अध्यक्ष थे। क्या, अध्यक्ष थे, ठीक है। तो संविधान सभा का मामला है, तुम जानते हो अच्छे से। संविधान सभा ने संविधान को बनाने में जो कुल समय लगाया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और दूसरी बात अच्छे से याद रख लेना है तुम्हें कि जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो संविधान सभा के अस्थायी और पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और संविधान सभा की कुछ प्रमुख चीजें हैं, जैसे संविधान सभा में कितनी समितियां बनी थी। तो संविधान सभा में टोटल
22 समितियां बनी थी, कितनी बैठक हुई थी टोटल करके, तो 12 बैठक हुई थी। मतलब जरूर अच्छे से याद रख लेना, ये चीजें मतलब पेपर में रेंडमली पूछी जाती रहती हैं। तो भाई संविधान कब बन के तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। इस वजह से 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। और 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था, उस 26 जनवरी को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया था। इस वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। और देश को आजाद कराना हमारे हाथ में तो था नहीं, तो हम तो बोल देते कि भैया इसको 15 अगस्त की जगह पे 26 जनवरी को ही कर दो, पहले ही 1947 में क्यों कर रहे हो, 40 में ही कर दो। समझ में आ रहा है? अरे हम क्यों बोलेंगे कि मतलब भाई 15 अगस्त को करो, क्योंकि देश को आजाद करना तो उनके हाथ में था। देश आज आजाद 15 अगस्त को हुआ था, इस वजह से 15 अगस्त को क्या करते हैं हम लोग, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एकदम क्लियर है? चल, तो ये कैबिनेट मिशन याद रख लेना। नेक्स्ट लिखा हुआ भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जो भगत सिंह है उनका जन्म अगर वर्तमान में देखोगे तो ये तुम्हें पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। क्योंकि पंजाब का मामला क्या बना, पंजाब का बंटवारा हो गया, और पंजाब का बंटवारा मतलब आधा चला गया पाकिस्तान में और आधा है हिंदुस्तान में, है ना। तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है, उस पाकिस्तान के एरिया में पंजाब पड़ता है, उस पंजाब प्रांत में किसका जन्म हुआ था, भगत सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा मतलब जान लो। तो भगत सिंह कोई मतलब ऐसे कोई गरीब परिवार से आने वाले या कोई ऐसी मतलब मामला नहीं है, क्योंकि भगत सिंह को आजकल मैंने मतलब देखता हूँ कि भगत सिंह को आइडल ऐसे लोग बना के करते हैं जो समझते हैं कि हम छिचोरा हैं या मतलब ऐसे करके हम गैंगस्टर हैं। भगत सिंह कोई गैंगस्टर नहीं थे, भगत सिंह कोई ऐसे ही नहीं थे कि मतलब बिना पढ़ाई लिखे मतलब ऐसे करके मामला मतलब हो। भगत सिंह एक लेवल से ज़्यादा समझदार और एक क्या बोलूँ मैं, शानदार व्यक्तित्व वाले मतलब आदमी हैं। और इतनी कम उम्र में इतनी समझ, इतनी पढ़ाई लिखाई, और सबसे बड़ी बात ये क्लियर वाला मामला था, वो आस्तिक नहीं थे, वो मतलब ईश्वर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। उनका एकदम क्लियर वाला मामला था कि मैं नास्तिक हूँ, और मैं नास्तिक क्यों हूँ ये उन्होंने लिखा भी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। समझ में आ रहा है? फैक्चुअल चीज़ है एकदम, ये वाला मामला नहीं कि बकवास कर देना कुछ भी नहीं। किसी ने मतलब बोला कि नहीं बाबा की फूंक मारने से IAS बन जाओ, या मतलब कि कैसे बाबा की फूंक मारने से IAS बन जाओ। भगत सिंह का मामला एकदम क्लियर, तथ्यात्मक बातें कर रहे, और लास्ट टाइम तक भी मतलब किसी भी हालत में डर ना होना, मतलब साहस उनके लिए एक गहना था। क्या साहस, साहस समझते हो? तो साहस मतलब कूट कूट के मतलब बड़ा होने वाला मामला। और उन्होंने बोला भी था कि जो व्यक्ति तुम्हारी असेंबली में डिस्फ्यूज बम फेंक सकता है, वो तो जीवित बम भी फेंक ही सकता था, असली बम फेंक सकता था या नहीं फेंक सकता था भाई? क्योंकि वो बहुत अच्छे नैतिक इंसान भी थे, वो किसी की मतलब जानहानि नहीं करना चाहते थे। वो ये थोड़ी चाहते थे कि मतलब वहां पे जाके वो बोल रहे थे कि हम तो सिर्फ तुम्हें एक सचेत कर रहे हैं, इस वजह से ये मतलब बम फेंका गया था, ऐसा वाला मामला नहीं था। नहीं तो फिर हम असेंबली को उड़ा भी सकते थे, हाँ या ना। लेकिन उनकी बातों पे कौन मतलब ध्यान देता, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने दिखाया भी, ताकत भी दिखाई कि देखो मार भी सकते हैं, ऐसे गोलियों से भी मार सकते हैं अगर मारना चाहें। जब तुम हमारे लोगों को मारोगे तो हम तुम्हारे लोगों को कैसे छोड़ देंगे भाई? ऐसा थोड़ी है कि मतलब क्या बोलते हैं, नहीं हम तो बहुत नैतिक आदमी है, कोई दो मारेगा हमारे गाल पे, तीसरा गाल ऐसे, तीसरा गाल नहीं मतलब एक बार इस पे मार दी, फिर इस पे मार दी, फिर इसको कर दिया। अब फिर नहीं बोला कि फिर से क्या करोगे, फिर मार दिया तो। भगत सिंह का मामला ऐसा नहीं है भाई, टिट फॉर टैट। उसमें कौन सा मतलब मामला है, तुम जैसा करोगे वैसा करोगे, जैसे को तैसा वाला मामला होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मतलब मार खाने के लिए मतलब पैदा हुए तो मारते जाओ मतलब खाते जाएंगे, ऐसा नहीं कुछ। तो भगत सिंह इनको जब फांसी दी गई थी, अब इसी में ये वाला प्रश्न क्लियर यही, जैसे अभी कुछ मतलब बोल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब महात्मा गांधी ने 1930 में इसको मतलब चलाया था। और इसकी शुरुआत दांडी मार्च के रूप में तुम्हें पता होगा उसको लेके की गई कि नमक कानून को तोड़ेंगे, नमक पे टैक्स नहीं देंगे हम, ऐसे करके मतलब मामला था।
लेकिन स्थिति ये क्रिएट हुई कि कुछ दिन बाद मतलब उसी समय पे गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, राउंड टेबल समिट लंदन में, और गोलमेज सम्मेलन जो चल रहे थे उसमें मतलब महात्मा गांधी को पार्टिसिपेट कराना था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित भी करवाना था या रोकना भी था। इस वजह से इरविन जो उस समय पे वॉइसरॉय हुआ करते थे, उनके बीच में और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था 1931 में, तुम्हें पता हो। इस वजह से इसको रोका गया था बीच में, ठीक है। लेकिन फिर जब इसको स्थगित करने के बाद मतलब जब महात्मा गांधी लंदन गए थे तो वहां पे महात्मा गांधी की एक तरीके से बेइज्जती की गई, अपमान हुआ, उनको बोला गया अर्धनग्न फकीर बोला गया मिस्टर चर्चिल ने, या कुछ मतलब एक तरीके से ये समझो कि जो महात्मा गांधी सोच के गए थे मिस्टर चर्चिल, उस समय पे वो सोच रहे थे कि मतलब भाई मेरी बात मानी जाएंगी, अब तो कम से कम ये सुधरेंगे, लेकिन ऐसा वाला मामला नहीं हुआ। तो फिर से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। इस वजह से बोला जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931, 1931 से 1932। आ गया समझ में? और इसी के बीच में एक इंसिडेंट और हुआ था 1931 मतलब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई। लेकिन इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि दूसरी कंडीशन और क्रिएट हुई थी कि महात्मा गांधी ने जो इरविन से समझौता किया था, उस समझौते में उन्होंने कहीं भी इन तीनों का जिक्र नहीं किया। महात्मा गांधी के ऊपर ये आरोप लगता है कि महात्मा गांधी चाहते तो इस समझौते के तहत भगत सिंह को बचा सकते थे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर भगत सिंह को मतलब अगर वो बचाते तो भगत सिंह को बचाने के चक्कर में हो सकता है कि उनको भी जेल में डाल दिया जाता, क्योंकि अंग्रेजों की नज़र में भगत सिंह कौन थे? आतंकवादी, और एक आतंकवादी को बचाने वाला व्यक्ति अच्छा तो नहीं हो सकता, ऐसा मतलब मामला। या फिर एक जो महात्मा गांधी ने एक टैग या ठप्पा लगा के रख लिया था कि मैं अहिंसक हूँ, अहिंसक हूँ, मैं हिंसा पसंद नहीं करता हूँ, ऐसे वाला मामला। और इस चीज़ में भाई भगत सिंह तो खड़े नहीं होते क्योंकि वो तो हिंसा करते ही हैं, उसमें कौन सा मतलब मामला है। और की है हिंसा उन्होंने तो अंग्रेजी अधिकारियों को मतलब मारा हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी को ये वाली शायद चीज़ें मतलब नहीं रही कि हमारे लोग कितने मारे हैं इन्होंने, नहीं समझ में आया। अंग्रेजों ने मतलब लाला लाजपत राय को लाठी दे दे के मतलब मार दिया, समझ में आ रहा है। हमारे लोगों में इतना तो मतलब महात्मा गांधी का मामला रहा कि हमने जो चोरा चोरी वाला जो मतलब कांड हुआ, चोरी चोरा कहाँ 1922 1922 उसमें मतलब पुलिस चौकी को जला दिया, लेकिन उसमें कितने लोगों को पहले पुलिस वाले लोगों ने मारा था वो नहीं देखा, नहीं समझ में आया। ये तो बाद में होती है ना चीजें, नहीं समझ में आया। जब शुरुआत कहीं से हो जाती है उसके बाद होती है। जब जैसे मान लो कि मतलब गुस्सा ही भीड़ हो गई, जैसे पुलिस मतलब डंडे मारने लग जाए और भीड़ बहुत ज्यादा है, तो फिर भीड़ भी अटैक कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है ना अटैक, भीड़ भी कर सकती है। ये वाला मतलब मामला हुआ। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बीच में क्या स्थगित किया गया? महात्मा गांधी को भगत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ? ये सब चीजें 1919 के अधिनियम ने पाकिस्तान बनाने की नींव कैसे डाल दी भाई? तो 1919 के अधिनियम को एक तरीके से बोला जाता है कि यहाँ पे जो लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुसलमानों को बांटने की जो नींव रखी थी, उसमें एक हथौड़ा मारा गया 1909 में, और हथौड़ा ऐसा मारा कि यहाँ पे मुसलमानों को खुश करने के लिए अलग से वोटिंग राइट्स दिए। मतलब अगर मुसलमान चुनाव लड़ेगा तो मुसलमान ही वोट डालने वाले। अब ऐसी कंडीशन में हिंदुओं का मुसलमानों से कोई कनेक्शन रहेगा? तुमसे ही अगर मैं ऐसे बोल दूं कि तुम्हारे गांव में तुम्हें वोट डालने का अधिकार नहीं हो, तो सरपंच तुम्हारे किसी भी काम को करेगा? तुमसे कोई संबंध रखेगा? है? बिल्कुल नहीं। बोलेगा तू कौन सा वोट देता है मुझे? हाँ या ना? तो हिंदू और मुसलमानों को बांटने में ये बहुत बड़ा मतलब रोल अदा कर गया 1909 का अधिनियम। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई, पहले तो कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन 1916 में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो बढ़िया। समझ रहे हो तुम? जैसे मान लो कि तुम गलत को अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो गलत सही हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं समझे तुम लोग? गलत को एक्सेप्ट करना चाहिए या गलत को गलत ही बोलना चाहिए? गलत को गलत ही बोलना चाहिए, गलत को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। अरे चलो कोई बात नहीं, आर्मी में तो मतलब भाई कुछ भी नहीं, मतलब गलत को एक्सेप्ट नहीं, मतलब नहीं,
गलत को एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि अब ऐसे नौकरी को देख के ऐसा वाला मामला हो जाता है ना लोगों का, ऐसे करके कि लो भैया ये आर्मी में लगा हुआ है कि ये पुलिस में लगा हुआ है कि ऐसे करके। अब भाई जो गलत है वो तो चाहे किसी भी पद पे हो, नहीं समझ में आया? लोग क्या करते हैं आज का ये सिस्टम बना लिया ना, जैसे कहीं शादी करनी होती है, कुछ करना होता है, तो ऐसे करके मतलब कोई उसके ऊपर उसकी सारी की सारी जो बुराइयां होती हैं, कमियां होती हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? ये दबा दिया जाता है पूरी तरीके से, एकदम क्लियर वाला मामला होता है। बोलता आर्मी में ना कोई दिक्कत नहीं हो तो कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वाला मामला है कि ऐसे। अब मान लो कि मतलब तो अच्छा इंसान जरूरी है या अच्छा पद जरूरी है? अच्छा इंसान। इंसान। अच्छा पद, वो आईएएस हो, देखने में एकदम सुपर लेवल हैंडसम हो, लेकिन वो बच्चों को काट काट के बेचता हो, ऐसा हो चुका है।